दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, उसके साथ साथ औद्योगिक प्रदेश हैं और कृषि प्रदेश के बारे में जानेंगे कि एशिया महाद्वीप के किस देश में और किस देश में कौन सा संसाधन पाया जाता है, खनिज संसाधन, और किस प्रकार के औद्योगिक उद्योग का विकास हुआ है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमने पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम देखिए एशिया महाद्वीप के अंतर्गत विस्तार के बारे में पढ़े। विस्तार का मतलब कि देश व राजधानी के बारे में इसके जाने। उसके बाद से हमने पढ़ा वाटर बॉडीज के बारे में। जिसके अंतर्गत हमने देखा द्वीप और जल संधि, इसका अध्ययन किया। उसके बाद से फिर हमने द्वीप और जल संधि के बाद हमने फिर एशिया महाद्वीप के पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में पढ़ा। उसके बाद से फिर हम एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ा। और इसके बाद से हम फिर पढ़े क्या चीज कि झीलों के बारे में पढ़े। तो इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। यानी इसके अंदर जो स्थल खंड में देश और राजधानी है, द्वीप और जल संधि है, उसके बाद से पर्वत, पठार, मरुस्थल, फिर उसके बाद से महत्वपूर्ण नदियां, पर्वतों से निकलने वाली नदियां, उसके बाद से झीलें जो प्रमुख रूप से हैं एशिया महाद्वीप में, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन के बाद जो टॉपिक है कृषि प्रदेश, कृषि एवं जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ना है कि कहाँ किस प्रकार की जलवायु है और किस प्रकार की खेती की जाती है, तो इसका अध्ययन करना है। और उसके बाद से नेक्स्ट हमको पढ़ना है खनिज संसाधन के आधार पे कि किस औद्योगिक प्रदेश के बारे में, कि किस उद्योग का विकास हुआ है। तो औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक, कि कौन से खनिज संसाधन की प्राप्ति की वजह से औद्योगिक उद्योग का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हमें यही 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला क्या है हमारा खनिज संसाधन, दूसरा कृषि प्रदेश और तीसरा क्या है औद्योगिक प्रदेश। इसी 3 को पढ़ना है। बाकी हमने देश व राजधानी पढ़ लिया, द्वीप और जल संधि पढ़ लिया, फिर पर्वत, पठार, मरुस्थल, फिर महत्वपूर्ण नदियां और झील, इतने चीजें हमने पढ़ लिया है। बाकी शेष चीजें हमको पढ़ना है। तो आज हम यही शुरू करेंगे इस वीडियो में खनिज संसाधन, कृषि एवं जलवायु प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश, इस तीनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि खनिज संसाधन किस देश में क्या क्या पाया जाता है। तो इसे हम मिटा देते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश के बारे में पढ़ा है, रूस। रूस और रूस के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो इसे 3 भाग में बांट के पढ़े। जब इसके हम खनिज संसाधन और औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा है क्या चीज, मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद से यूराल औद्योगिक प्रदेश, यूराल औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद से जो है यूराल के बाद हम पढ़े थे कुजवास औद्योगिक प्रदेश, कुजवास औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रकार हम ऊपर हम रूस को पढ़ लिए थे, रूस देश के औद्योगिक प्रदेश और खनिज संसाधन के बारे में। तो यहाँ पे यूराल पर्वत में केवल लौह पाया जाता है, कोयला नहीं पाया जाता। तो मास्को तुला से लिग्नाइट कोयला, कुजवास से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला, फिर कजाकिस्तान के कारागंडा क्षेत्र से कोयला जाता है। तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो हमने इसके बारे में डिटेल से सभी के बारे में सीरियल वाइज चर्चा किया था, आपको बताया था कि मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश में किस चीज की बहुलता है, किस उद्योग का विकास हुआ है, और यूराल औद्योगिक प्रदेश में भी उसी तरह, और कुजवास में भी किस उद्योग का विकास हुआ है। तो आज हम रूस को पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो देश है जो नदियों के तट पे, और उसके बाद से जो महासागर है, सागर है, उसे से सटे हुए औद्योगिक जो विकास हुए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चीन के बारे में। तो चीन हमारा है, देखिए हम पढ़ेंगे चीन के कृषि प्रदेश। तो चीन के कृषि प्रदेश के बारे में हम देख लेंगे। तो इसे हम आसानी से समझने के लिए, देखिए जब हम बता रहे थे कि जब ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन इधर से चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है और इधर जाते धीरे धीरे वर्षा का पानी समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, इधर से चलेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो हमको मिलेगा पश्चिमी चीन, जिसका नाम हो जाएगा पश्चिमी पर्वतीय चीन। पश्चिमी पर्वतीय चीन पहला हिस्सा है। फिर उसके बाद से उसके नीचे हम जब जाएंगे तो देखेंगे उसके थोड़ा सा आगे मंचूरिया का मैदान मिलेगा, और मंचूरिया के मैदान के बाद जो है उत्तरी चीन है, और उसके बाद से उत्तरी चीन के बाद मध्य चीन है, और मध्य चीन के बाद क्या है, दक्षिणी चीन है। ये कृषि प्रदेश को हम समझ लेंगे ऐसे कि उत्तरी चीन, मध्य चीन और दक्षिणी चीन, और इधर इस साइड मंचूरिया का मैदान है, और इस साइड क्या है, पश्चिमी पर, मतलब यहाँ पर हम देख लेंगे तो उत्तरी चीन, फिर साउथ चीन, फिर उसके बाद से क्या है हमारा, ये सेंट्रल चीन है, मध्य चीन, उसके बाद से इधर मंचूरिया का मैदान है, और मंचूरिया इधर क्या है हमारा, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, ठीक ना, वेस्ट में। इस प्रकार हम इसकी स्थिति के अनुसार देखेंगे। तो
यहाँ पे हम देखेंगे तो मंचूरिया के मैदान में एक नदी निकलती है मंचूरिया के मैदान से, जिसका नाम है सुगारी या सिन्हुआ नदी। सुगारू या कौन सी नदी है, सिन्हुआ नदी। उसके बाद से उत्तरी चीन में हम देखेंगे तो उत्तरी चीन में एक नदी है वांडो, वांडो नदी है। उसके बाद से मध्य चीन में नदी आएगी, उसका नाम है यांग टीसिक्यांग। और उसके बाद से दक्षिणी चीन में एक नदी है, उसका नाम है सिकियांग नदी। तो ये नदियां मध्य चीन में पाई जाएंगी। दक्षिणी चीन में सिकियांग नदी, मध्य चीन में यांग टीसिक्यांग नदी और उत्तरी चीन में वांडो नदी। इसके बाद से हम इधर देखेंगे, यहाँ पे जलवायु के बारे में देखेंगे हम। देखिए इधर हम जब आगे और जिससे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर जो है पर्वतीय जलवायु मिलेगी, पर्वतीय जलवायु। और इधर जो है लारेंसिया जलवायु मिलेगी मंचूरिया के मैदान में। और उत्तरी चीन के साइड चीन तुल्य जलवायु मिलेगी, चीन तुल्य जलवायु। और इधर भी चीन तुल्य जलवायु मिलेगी, मध्य चीन में भी चीन तुल्य जलवायु मिलेगी। और जो सिकियांग नदी है इधर दक्षिणी चीन सागर में, इधर मानसूनी जलवायु मिलेगी। ठीक, वर्षा की मात्रा देख लिया जाए तो पर्वतीय यहाँ पे वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा हो जाएगी। और यहाँ पे लारेंसिया में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उसके बाद से नहीं सॉरी 75 से 100 है, सही है। ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चीन तुल्य जलवायु में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इधर उत्तरी चीन में, मध्य चीन में जितनी वर्षा होती है लमसम 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और मानसूनी जलवायु दक्षिणी चीन में वर्षा जो होती है वो 150 से लेकर 200 या 250 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो खेती होगा कहाँ पे, ये मानसूनी में, यहाँ पे धान, गन्ना जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, चाय की खेती होगी। ऊपर जब देखेंगे हम तो गेहूं हो जाएगा, गेहूं, चावल, कपास, इन सब की खेती होगी। और चीन तुल्य जलवायु उत्तरी चीन में जब हम जाएंगे तो गेहूं और कपास की खेती होगी। और उसके बाद से यहाँ पे बसंतकालीन गेहूं हो गए। ये वही बसंतकालीन गेहूं है जिसके बारे में हमने अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा किया था। तो बसंतकालीन गेहूं हो गए। और उसके बाद से जो है यहाँ पे सोयाबीन की भी खेती होगी, सोयाबीन की। और उसके बाद से पर्वतीय प्रदेशों में क्या हो जाएगा तो पशुपालन ज्यादा हो जाए, सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि चीन के भूमि को जो बांटा गया है दक्षिणी चीन में सबसे पहले
दक्षिणी चीन, मध्य चीन, उत्तरी चीन और मंचूरिया का मैदान और उसमें से पश्चिमी पर्वतीय चीन। तो पश्चिमी पर्वतीय चीन इस साइड पड़ेगा और मंचूरिया का मैदान उस साइड पड़ेगा। उत्तरी चीन ऊपर की तरफ, मध्य चीन बीच में और दक्षिणी चीन नीचे की तरफ। ठीक, ये पूरे भूमि को बांट के बताया गया है। तो दक्षिणी चीन में जो मानसूनी जलवायु मिल जाएगी, जो इसमें वर्ष भर बारिश होगी, जिसका नाम है जिसका वर्षा का मात्रा है 150 से 250 सेंटीमीटर। और यहाँ पे धान, गन्ना और चाय की खेती सर्वाधिक होगी। दूसरा है मध्य चीन में। मध्य चीन में यांग किसी यांग है, चीन तुल्य जलवायु। यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी। यहाँ गेहूं, चावल और कपास की खेती की जाएगी। उसके बाद से उत्तरी चीन में हम जब पहुंचे तो वहाँ पे वांडो नदी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र से। वहाँ पे चीन तुल्य जलवायु पाया जाता है। वहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। गेहूं और कपास की खेती की जाएगी। और मंचूरिया के मैदान में आमोर नदी की सहायक है सिन्हुआ नदी। ये सिन्हुआ नदी जो है लारेंसिया, ये जलवायु है, ये सब जलवायु है। तो लारेंसिया जलवायु में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ बसंतकालीन गेहूं और सोयाबीन की खेती की जाती है। और ऊपर जो पर्वतीय चीन है, यहाँ पर्वतीय जलवायु पाई जाती है और पर्वतीय वर्षा होती है। उसके बाद से यहाँ पे पशुपालन का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि चीन के कृषि प्रदेश के बारे में कैसी जलवायु है, किस प्रकार की कितनी वर्षा होती है और किस प्रकार खेती की जाती है। ठीक, और कौन सी नदी किस क्षेत्र में बहती है, ये भी यहाँ पे साथ साथ बता दिया गया है। अब इसके बाद से हम बात करेंगे चीन के खनिज संसाधन व औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, हम बात करते हैं तो चीन के कृषि प्रदेश, चीन के औद्योगिक प्रदेश और खनिज संसाधन। चीन के खनिज संसाधन व औद्योगिक प्रदेश। देखिए, हमको जब इससे पढ़ना है तो जैसे अब चीन से शुरू करेंगे। चीन के नीचे फिर हमको इधर इस साइड जापान में मिल जाएगा, प्रशांत महासागर में। ये भी औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित देश है। उसके बाद से फिलिस्तीन मिलेगा। फिर चीन के बाद हम इधर कम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड, इन सब देशों का भी औद्योगिक विकास के तौर पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं चीन के बारे में। तो चीन के खनिज संसाधन व औद्योगिक प्रदेश जो है में सबसे पहले हम देखेंगे तो चीन के खनिज संसाधन। चीन में संसाधन के तौर पर देखा जाएगा तो चीन के संसाधन, इसको हम तीन भाग में पहले बांट लेंगे। सर्वाधिक रूप से क्या क्या पाया जाता है चीन में इसको। तो पहले हम देख लेंगे पेट्रोलियम। पहले हम पेट्रोलियम की बात कर लेंगे। पेट्रोलियम की कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद से कोयले की बात कर लेंगे। और कोयले के बाद क्या है हमारा, फिर लव एस की बात कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मंचूरिया के मैदान से। मंचूरिया के मैदान में तो मंचूरिया के मैदान में पाया जाता है। दूसरा फिर कहाँ पाया जाता है तो हेलियांग तथा जियांग, इसे हम कहते हैं कारामाई तेल क्षेत्र। कारामाई तेल क्षेत्र। उसके बाद से हेलियांग जियांग के बाद फिर होता है हमारा
आंतरिक मंडोलिया, जो मंडोलिया का क्षेत्र है, आंतरिक मंडोलिया है। और मैं बताते समय मैंने बताया था जो कैदाम बेसिन है, कैदाम बेसिन ये भी पेट्रोलियम के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। कैदाम बेसिन और उसके बाद से सिचुआन बेसिन, सिचुआन या सिचुआन या जेचुआन बेसिन, इन क्षेत्रों में पेट्रोल पाया जाता है। और उसके बाद से हम देखेंगे कि बीजिंग, बीजिंग, फिर उसके बाद से दैतान, दैदान, दैतान, और दैतान के बाद है दैदांग, और फिर दाक्विन। देखिए यहाँ पे पेट्रोल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे मंचूरिया के मैदान में हेलियांग दिया है। आंतरिक मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया के बाद फिर हम देखेंगे तो कैदाम की बेसिन है। और पांचवा क्या है यहाँ पे, तो सिचुआन या जेचुआन बेसिन है। ठीक, उसके बाद से ये जो 5 पॉइंट है यहाँ पे, ये चीन के बीजिंग, दैतांग, दैदांग और दाक्विन में तेल परिशोधनशालाएं स्थित है। तेल परिशोधनशालाएं स्थित है। इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि तेल शोधनशालाएं स्थित हैं। तेल शोधनशालाएं स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो चीन के बीजिंग, दैतांग, द्वैदांग और दाक्विन में ये तेल शोधनशालाएं स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कोयले की। तो कोयला जो पाया जाता है मंचूरिया के मैदान में, कोयला भी पाया जाता है। मंचूरिया के मैदान में कोयला पाया जाता है। और उसके बाद से है सेंसी क्षेत्र है। सेंसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, इसका इंग्लिश में नाम है SHANXI। सेंसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। फिर शांसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो ये यस, इसका देखिए इसमें थोड़ा सा बस नाम में अंतर है। SHAANXI, शांसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और उसके बाद से हम देखेंगे तो सिचुआन बेसिन में भी कोयला पाया जाता है। सिचुआन बेसिन में भी कोयला पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है मंचूरिया के मैदान में, सेंसी क्षेत्र में, शांसी क्षेत्र में और सिचुआन बेसिन में। ये 4 जगह कोयला पाया जाता है। अब लव एस की बात कर लेते हैं हम तो लव एस भी पाया जाता है कहाँ पे, तो मंचूरिया के मैदान में। मंचूरिया के मैदान में लव एस पाया जाता है। उसके बाद से सिकियांग प्रांत में लव एस पाया जाता है। और उसके बाद से फिर आंतरिक मंडोलिया में लव एस पाया जाता है। कहाँ पे, तो आंतरिक मंडोलिया में लव एस पाया जाता है। तो इस प्रकार हम चीन को देख लिए कि किस जगह क्या क्या पाया जाता है। तो पेट्रोलियम का भंडार मंचूरिया के मैदान में,
पेट्रोलियम का भंडार पेट्रोलियम का भंडार मंचूरिया के मैदान में। उसके बाद से हेलियांग और जियांग करमाई तेल क्षेत्र है। फिर उसके बाद से आंतरिक मंगोलिया, फिर कैदाम बेसिन, फिर सिचुआन या जिचुआन बेसिन। और ये जो है तेल शोधनशालाएं स्थित है कौन सी? बीजिंग, दैतान, दैदान और दाक्विन, ये सब तेल शोधनशालाएं स्थित है। कोयला की दृष्टि से देखा जाए तो मंचूरिया के मैदान, सेंसी क्षेत्र, सांसी क्षेत्र, और उसके बाद से सिचुआन बेसिन में कोयला पाया जाता है। लॉ की दृष्टि से देखा जाए तो मंचूरिया का मैदान, सिकियान के प्रांत और आंतरिक मंगोलिया में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद से हम जो औद्योगिक प्रदेश है अब इसको हम पढ़ेंगे। तो और चीन का एक प्रांत है, देखिए यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए कि चीन का एक प्रांत है, चीन का हुनान प्रांत, चीन का हुनान प्रांत, चीन का हुनान प्रांत में सर्वाधिक मात्रा में एंटीमनी पाया जाता है। क्या चीज? एंटीमनी धातु है, वही पाया जाता है जिसका प्रयोग हम बारूद वरूद में करते हैं। ये धातु भी देख लीजिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट है। एंटीमनी धातु पाया जाता है जिसका हम प्रयोग किसमें करते हैं? बारूद और बम बनाने के लिए किया जाता है, यह विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए। तो इस प्रकार चीन का हुनान प्रांत में सर्वाधिक मात्रा में एंटीमनी पाया जाता है। और ये लॉस कोयला पेट्रोलियम हो गया। इसके बाद से हम अब इसको मिटा देते हैं और अब नेक्स्ट हम देखेंगे चीन के औद्योगिक प्रदेश। अब बात हम यहाँ से करेंगे कि चीन के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इसको हम देखेंगे यहाँ पे, चीन के औद्योगिक प्रदेश को 3 भाग में बांटते हैं हम लोग पढ़ने की दृष्टि से। और पहला क्षेत्र है, इसका नाम है मंचूरिया का मैदान, या नहीं, हम कह सकते हैं कि मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश। मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश में कौन सी नदी है? तो इसे नदी है, इसमें सिन्हुआ नदी है, सुडारू या सिन्हुआ नदी। और उसके बाद से यहाँ पे इसके तट पे, इस नदी के तट पे 2 शहर स्थित हैं जिसका नाम है हार्बिन और जिलिन शहर स्थित है। हार्बिन और जिलिन शहर स्थित है, ये दोनों शहर स्थित है। तट पर। अब फिर इधर हम देख लेंगे तो मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश के बाद जो है हमको मिलेगा बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। तो बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। तो बीजिंग औद्योगिक प्रदेश, बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश में हम देखेंगे
तो इसमें एक नदी निकलती है जिसका नाम है वांडो नदी। इसमें प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में वांडो नदी, जिसे चीन का स्रोत कहा जाता है, वांडो नदी। और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक शहर स्थित है इसके तट पर बाओतो शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? तो बाओतो शहर स्थित है। अब उसके बाद हम देखेंगे बीजिंग तियानजिन औद्योगिक के बाद वुहान शंघाई प्रदेश, वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश, इन्हीं सब हम तो इसमें जो है एक नदी है जिसका नाम है यांग टिसियांग नदी, यांग टिसियांग नदी। यांग नदी बहती है इस क्षेत्र में और इसके तट पर वुहान, देखिए इसके तट पर इसके तट पर चाक्विन, उसके बाद से वुहान, और वुहान के बाद जो है सिचुआन स्थित है, सिचुआन। तो इस तरह हम देख सकते हैं CH है, ये B है, ये W है और ये SC हो जाएगा, सिचुआन बेसिन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो नाम मिलके बन जाएगा CHWS, याद करने के लिए एक नया रूप आ जाएगा CHWA, यानी इसके तट पे चाक्विन, वुहान और सिचुआन बेसिन स्थित है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन के औद्योगिक प्रदेश को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश। इसमें इस औद्योगिक प्रदेश में सुगारू या सिन्हुआ नदी बहती है और उसके बाद से इसके तट पे हार्बिन और जिलिन शहर स्थित है। उसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे बीजिंग या तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। तो जो बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश है, इसके क्षेत्र में वांडो नदी बहती है और इसके तट पे बाओतो शहर स्थित है, ठीक। उसके बाद से हम फिर आगे देखेंगे तो वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश है, जिसके क्षेत्र में यांग टिसियांग नदी बहती है और उसके तट पर चाक्विन, वुहान और सिचुआन बेसिन स्थित है, ठीक। इसके बाद से हम चलेंगे लेके सबसे पहले हम मंचूरिया का मैदान। तो सबसे पहले हम मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीजिंग तियानजिन के बारे में, फिर वुहान शंघाई के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं और इसके बाद से नेक्स्ट जो शुरुआत हम करेंगे वो है मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद से फिर हम पढ़ेंगे वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश और उसके बाद से क्या है बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। तो सबसे पहला जो है मंचूरिया का मैदान है। मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया के मैदान की बात हम करेंगे तो इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, कोयला और लौह अयस्क तीनों पाया जाता है। जैसे हम तीनों बात में बताए थे, तो इस क्षेत्र में हम बात कर लेंगे तो इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद कोयला, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, फिर कोयला, और उसके बाद से फिर हम बात करेंगे तो लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक ना, ये तीनों चीजें इस क्षेत्र से पाई जाती हैं। अब देखिए, जब ये तीनों चीजें पाई जाएगी यहाँ पे, तो लोहा और कोयले के वजह से यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हो जाए, और उसके बाद से देखिए, हम मंचूरिया के मैदान की बात करेंगे तो उसके बाद से जो हम बताए थे, इसके बाद से नेक्स्ट उसमें पॉइंट है हेलियांजियान। हेलियांजियान, हेलियांजियान कैरामाइट तेल क्षेत्र, इसमें क्या पेट्रोलियम पाया जाएगा, क्या मिलेगा, तो पेट्रोलियम की प्राप्ति होगी। और उसके बाद से फिर हम देखेंगे तो हेलियांजियान के बाद है कैदाम बेसिन। तो कैदाम बेसिन और सिचुआन बेसिन, कैदाम बेसिन और सिचुआन बेसिन दोनों में क्या पाया जाएगा, तो पेट्रोलियम पाया जाएगा, तेल पाया जाएगा। और उसके बाद से फिर हम देखेंगे आगे तो चीन के हम बताए थे यहाँ पे मंचूरिया का यहाँ औद्योगिक प्रदेश में ये मैदान के बारे में हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये फिर हम बताए थे कि चीन के देखिए बीजिंग के बाद जो बताए थे हम दैतान, फिर दैतान, और उसके बाद से दैदांग और दाक्विन, ये तीन नाम है। दाक्विन, यहाँ पे तेल परिशोधनशालाएं स्थित हैं। तेल परिशोधनशालाएं स्थित हैं। उसके बाद से हम फिर नेक्स्ट बात कर लेंगे इधर एक और मंचूरिया के मैदान में देखिए, यहाँ पे पॉइंट है मंचूरिया के मैदान, मंचूरिया के मैदान में
सेंसी और सांसी क्षेत्र में, सेंसी और ये SHANXI है, सेंसी और सांसी क्षेत्र में सांसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, ठीक ना, कोयला पाया जाता है। उसके बाद से हम फिर बात कर लेंगे तो कोयला कहाँ मिलता है, तो सिचुआन बेसिन में भी कोयला मिलता है। इस प्रकार देख लेंगे कि है जो मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जब अध्ययन करेंगे हम, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम, कोयला, लौह पाया जाता है। ठीक, मंचूरिया के मैदान में सांसी क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सिचुआन बेसिन जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद से हेलियांग जियांग जो है पेट्रोलियम की प्राप्ति के लिए फेमस है, और कैलाम बेसिन, सिचुआन बेसिन भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और चीन के 4 शहर हैं, बीजिंग, देतांग, दाइदान और दाक्विन। बीजिंग, दाइदान और उसके बाद दाक्विन, ये इसमें ये तेल परिशोधन शालाएं हैं। तो इस प्रकार ये मंचूरिया के मैदान में महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसके बाद से कुछ और पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं हम। तो क्योंकि इसके बाद से हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे पोहाई की खाड़ी है। आप पोहाई की खाड़ी को देखेंगे, यहाँ पे जब मैं बताते समय बताया हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, जापान सागर है, उसके बाद से नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये पोहाई की खाड़ी है। इसी खाड़ी के तट पे 3 शहर स्थित हैं। एक का 3 शहर स्थित है जिसका नाम है अनसान है, एक ये है अनसान। के बाद एक शहर का नाम है सेनयांग, और सेनयांग के बाद जो है एक शहर का नाम है फुसुन। और ये तीनों शहर आपस में मिलकर ये मटदेन त्रिभुज के नाम से त्रिभुज बनता है। और यहाँ इस मैदान में और इस तीनों क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। इस तीनों क्षेत्रों में क्या है, तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। देखिए, ये सेनयांग तथा फुसुन और अनसान, ये जो तीनों शहर है, यहाँ पे हम कहेंगे तो ये त्रिभुज के आकार का आकृति बनता है, जिसे मटदेन त्रिभुज कहते हैं। मटदेन त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे ये लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। किसका है, तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो हम यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं फिर से एक बार, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गया था, तो हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश की।
मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश की एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पीछे हम बता रहे थे, वो भी सही था, लेकिन इसमें छूट गया है। तो ये हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश में हम देखेंगे तो मंचूरिया का मैदान। अब इससे रिलेटेड हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लोहे की प्राप्ति होती है, लोहे की प्राप्ति, और उसके बाद से फिर क्या है, तथा कोयले की लौह की प्राप्ति, और उसके बाद से तथा कोयले की अधिकता है। अब उसके बाद से हम फिर यहाँ पे देखेंगे मंचूरिया के मैदान, तो लोहा और कोयला के प्राप्त होने से लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अब लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम हम बताए थे आपको, सुरारुआ सिनुआ नदी प्रवाहित होती है इसके क्षेत्र से। और उसके बाद से सुगारुआ सिनुआ, हाँ, और इस क्षेत्र में मटदेन त्रिभुज का निर्माण होता है। किस चीज का? तो मटदेन त्रिभुज का निर्माण होता है, और इस त्रिभुज के अंतर्गत यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस त्रिभुज के अंतर्गत पोहाई के तट पर, पोहाई खाड़ी के तट पर, पोहाई खाड़ी के तट पर कौन से देश मिलते हैं, कौन से शहर हैं? तो शेनयांग, फुसुन, और उसके बाद से क्या है, अनसान। ये तीनों शहर जो मिलकर मटदेन त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अनसान है जो मटदेन त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मटदेन त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आकृति का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अनसान में जो है, अनसान, यहाँ पे बात कर लेते हैं अनसान में, अनसान की। तो अनसान में जापान की सहायता से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जापान की सहायता से चीन में प्रथम उद्योग लगाया गया। कि कौन सा उद्योग, किसके सहयोग से? तो जापान की सहायता से चीन में प्रथम उद्योग स्थापित हुआ। यानी पहली बार उद्योग क्या हुआ, उद्योग की स्थापना हुई। और उसके बाद से हम अनसान के बाद देखेंगे शहर शेनयान। तो शेनयान जो है, ये शहर, यहाँ पे समशीतोष्ण मुलायम वन पाए जाने की वजह से यहाँ पे शेनयांग में लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है ये। लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और उसके बाद से ये सूती वस्त्र उद्योग का भी यहाँ पे विकास हुआ है।
इसलिए इसे ये लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे चीन का इसे चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पीटर्सबर्ग कहते हैं। पीटर्सबर्ग कहते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अंशान में जापान की सहायता से चीन में प्रथम उद्योग की स्थापना हुई है। और शेनयान में क्या हुआ है कि लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है यह, और इसे चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं। ठीक। और मंचूरिया के मैदान से महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोहे की प्राप्ति तथा कोयला की अधिकता है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इस क्षेत्र से सिन्हुआ नदी प्रवाहित होती है और मध्यदेन त्रिभुज का निर्माण हुआ इस क्षेत्र में। जो 3 शहर हैं पुहाई की खाड़ी के तट पर, शेनयान, फुसुन और अंशान, इसके द्वारा त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो मध्यदेन त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट है वो बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम देख लेंगे। तो इसे मिटा देते हैं। हम पढ़ेंगे बीजिंग, बीजिंग, तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। अभी दूसरे नंबर पे हम इस पे लेके चलेंगे। तो इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसे हम देख लेंगे। तो इसके क्षेत्र में हमने बताया था कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो वांगो नदी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और उसके बाद से वांगो नदी घाटी में कोयला प्राप्त होता है। क्या होता है? तो कोयला की प्राप्ति होती है। और उसके बाद से इसे चीन की शोक नदी कहा जाता है। ये मार्ग परिवर्तन के कारण इसे चीन का शोक नदी भी कहते हैं। और उसके बाद से हम देख लेंगे कि इसी के क्षेत्र में, वांगो नदी के क्षेत्र में देखिए इस क्षेत्र में कोयला यहाँ से मिलता है। क्या नाम है इस वांगो नदी घाटी में कोयला प्राप्ति होता है। तो वांगो नदी घाटी क्षेत्र में तो देखिए पीछे कुछ लाइन में गलत मिस्टेक हो गया था। जो सांसी और सेंसी क्षेत्र मंचूरिया के मैदान में नहीं पाए जाते हैं, वो वांगो नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सेंसी, उसे सुधार कर लीजिएगा, सेंसी और सांसी क्षेत्र में पाया जाता है। सेंसी और सांसी क्षेत्र में पाया जाता है। SHANXI और ये सांसी है SHAANXI। तो क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ लॉ-एस कम पाया जाता है इस क्षेत्र में। लॉ-एस, तो लॉ-एस कहाँ से मंगा लिया जाता है? लॉ-एस की कमी है।
तो यहाँ पे लौह की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो लौह की आपूर्ति की बात कर लें तो लौह की आपूर्ति मंचूरिया के मैदान से होती है। लौह की आपूर्ति कहाँ से हो जाती है, तो मंचूरिया के मैदान से होती है। मंचूरिया के मैदान से होती है। और उसके बाद से हम देखेंगे कि वांजो नदी के तट पर, इसके तट पर बाउतो शहर स्थित है। बाउतो, ये बाउतो शहर है, इसके तट पर बाउतो शहर स्थित है तथा इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के मुहाने पर तियानजिन बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो तियानजिन बंदरगाह स्थित है। ठीक, यह बंदरगाह चीन का प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस नदी के मुहाने पर तियानजिन बंदरगाह स्थित है। और तियानजिन सॉरी यहाँ पे हम देख लेंगे तियानजिन के बारे में। यह बीजिंग का भी प्रमुख बंदरगाह है। यह बीजिंग का प्रमुख बंदरगाह है। अरे भाई, इस नदी के मुहाने पर है तो ये बीजिंग का प्रमुख बंदरगाह है। और उसके बाद से तियानजिन के बारे में देख लेंगे। ये भी यहाँ पे यहाँ पे जो हम बता रहे थे, मुलायम लकड़ी मिलने की वजह से, समशीतोष्ण मुलायम वन की वजह से यहाँ पे जलयान उद्योग का केंद्र भी है। किसका केंद्र है, तो जलयान उद्योग का केंद्र है। और इसके बाद से हम देख लेंगे बीजिंग में। फिर बीजिंग की बात कर लें हम, तो बीजिंग में दो बातें महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। और इसे चीन का डेट्रॉयट कहते हैं। इसे चीन का डेट्रॉयट कहते हैं, यानी मोटर गाड़ी उद्योग, इसे चीन का डेट्रॉयट कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत जो वांडो नदी बहती है, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। इस नदी घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो सांसी और सेंसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो इसमें लौह की यहाँ कमी रहती है इस क्षेत्र में। तो लौह की यहाँ आपूर्ति कहाँ से होती है, मंचूरिया के मैदान से यहाँ लोहा लाया जाता है, लौह लाया जाता है। उसके बाद से इसे वांडो नदी को चीन का शुष्क नदी कहते हैं, कहा कि यह मार्ग परिवर्तित करने के कारण इसे चीन का शुष्क नदी कहते हैं। उसके बाद के इसके तट पे बाउतो शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, तो बाउतो शहर है जो स्थित है। और उसके बाद से इस नदी के मुहाने पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है तियानजिन बंदरगाह। और तियानजिन बंदरगाह के बाद हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोयले की दृष्टि से। और यहाँ पे हम तियानजिन बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह है, जलयान उद्योग का केंद्र है। किस चीज का उद्योग है, जलयान उद्योग का केंद्र है। और बीजिंग में मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है। इसे चीन का क्या बोलते हैं, इसे चीन का हम डेट्रॉयट कहते हैं। चीन का डेट्रॉयट कहते हैं। इस प्रकार हम दो औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ लिए। पहला क्या है, तो
पहला हमारा मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश है और दूसरा जो है बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश है। लास्ट हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर पे, तो वो है वुहान संघाई औद्योगिक प्रदेश, तो उसे भी देख लेते हैं वुहान संघाई औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो हम बात कर लेंगे वुहान वुहान संघाई वुहान संघाई औद्योगिक प्रदेश, ठीक ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इस क्षेत्र में यांग टिसिक्यांग नदी प्रवाहित होती है। इसके क्षेत्र में यहाँ पे इस क्षेत्र में यांग टिसिक्यांग नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद से इस नदी के बाद जो हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यांग टिसिक्यांग नदी के तट पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ है, तो विकास हुआ है। और उसके बाद से फिर हम ये देखें, इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे दो नदियां हैं क्षेत्र में, इधर यांग टिसिक्यांग नदी तथा सिक्यांग नदी के बीच में सिक्यांग नदी के बीच के क्षेत्र में कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। और उसके बाद से हम देखेंगे संघाई की बात कर लें। यहाँ पे संघाई की बात कर लिया जाए तो संघाई में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उद्योग हुआ है। सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला गैर राजधानी शहर है ये। और उसके बाद से फिर हम बात कर लेंगे नेक्स्ट। तो संघाई को
चीन का मानचेस्टर कहा जाता है। चीन का मानचेस्टर, चीन का मानचेस्टर कहा जाता है। और उसके बाद से हम देख लेंगे सिकियांग नदी के पास में, जो दक्षिणी चीन में है, सिकियांग नदी। सिकियांग नदी के बाद हम देखेंगे तो मकाऊ, मकाऊ, ग्वांगझू या इसे कैटन बोलते हैं, कैटन। और उसके बाद से चेगंदू, चेगंदू। और चेगंदू के बाद जो है एक है किया मुझे, किया मुझे। सिकियांग नदी के तट पे ये 4 जो शहर है, ये पेपर उद्योग, ये यहाँ पे पेपर उद्योग का विकास हुआ है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश में, इस क्षेत्र में यांग सिकियांग नदी प्रवाहित होती है। यांग सिकियांग नदी के तट पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और सिकियांग नदी और यांग सिकियांग नदी के बीच में कपास की खेती होती है। और शंघाई क्षेत्र में हम देखेंगे, शंघाई शहर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला गैर राजधानी शहर भी है। शंघाई को चीन का मानचेस्टर कहा जाता है। और सिकियांग नदी के जो तट पे स्थित है मकाओ, ग्वांगझू, चेगंदू, कियामुजिन, ये पेपर, यहाँ पे पेपर उद्योग का विकास हुआ है। तो इस तरह हम चीन के बारे में, कृषि प्रदेश के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, और उसके बाद से औद्योगिक प्रदेश मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश, फिर उसके बाद से जो वुहान और शंघाई औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद से बीजिंग, तियानजिन औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जापान के औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि जापान बहुत ही विकसित देश है। अब जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे रहने देते हैं। आगे जो पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम जापान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।